The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 801 से लेकर 810 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 801। मालिक का आत्मा दोष से भरा चेहरा और लगातार बड़बड़ाते हुए देखकर उसे भी थोड़ी असहजता महसूस हुई। ये वह स्वामी नहीं था जिसे वह जानती थी। उसका इरादा ऐसा नहीं था, वह तो बस चाहती थी कि गुरु उसे सिद्ध बना दे। यदि उसे यह पता होता तो वह चुपचाप कष्ट सहना पसंद करती। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। क्या यह उचित नहीं होगा कि भविष्य में मास्टर को वापस आने का अवसर दिया जाए? जाना। लंबे समय के बाद एन लैन, जिसने सभी प्रकार की सावधानियों के बारे में बात करना समाप्त कर दिया, पलट गई और बाय लियान पर एक कठोर मुस्कुराहट थोप दी। बाय लियान ने हल्का सा सिर हिलाया और गुफा से बाहर चला गया। ये यात्रा बहुत छोटी है, लेकिन उसे और एन लैन को ये बहुत लंबी लगती है। एन लैन ने देखा कि बाय लियान की छोटी सी आकृति ने बाहर से आने वाली अधिकांश सूर्य की रोशनी को ढक लिया था। वह छाया में छिपी हुई थी। उसकी पतली आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह हजारों वर्षों की यात्रा करके आए हो। वर्तमान कोण से देखने पर यह गुफा कुछ कुछ कुएं जैसी प्रतीत होती है, लेकिन आज कुएं के मुहाने के बाहर कोई चमकीला तारों वाला आकाश नहीं है। आन लैन खड़ी हो गई। जब उसका मूड खराब होता तो वह बिस्तर पर लेटना चाहती थी, लेकिन इस समय बाय लियान, जो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाला था, अचानक रुक गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एन लैन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसने बाय लियान को पलटते हुए देखा। इस समय बाय लियान ने अपना पुराना रूप पुनः प्राप्त कर लिया है। कुएं के मुंह के बाहर कोई तारे नहीं है। बाय लियान एक तारा है। वह आकाश के किसी भी तारे से अधिक चमकीला है। जिसकी बात करें तो यह उसके अपने हाथों से बनाया गया था। बाय लियान तेजी से चलकर एन लैन के पास गया। पिटोगे तो पिटोगे, उसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे लहर चलानी ही पड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ सांस लेने के बाद बाय लियान ने अचानक अपनी बाहें खोली, एन लैन की कमर के चारों ओर घूम गया और एन लैन को कसकर गले लगा लिया। क्या? एन लैन का शरीर जम गया। बाय लियान में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन वह संघर्ष करना भूल गई। वे पहले से भी अधिक सख्त थे। वह बाय लियान के शरीर की खुशबू सूंघ सकती थी, बाय लियान के दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी, और बाय लियान के शरीर से थोड़ी गर्मी महसूस कर सकती थी। मालिक। बाय लियान की आवाज धीरे धीरे एन लैन के कानों में गूंजने लगी। ठीक है, एन लैन ने धीरे से जवाब दिया। उसका दिल आश्चर्यजनक रूप से शांत था। बाय लियान मुस्कुराया। यह देखकर कि मास्टर जी का शरीर शिथिल हो गया है, वह और कुछ नहीं बोली। यह स्तर बिल्कुल सही है। उसने अपने स्वामी को छोड़ दिया और तेजी से गुफा से बाहर चली गई। जैसे ही वह गई, वह जल्दी से वापस जा सकी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एन लैन ने अपना हाथ उठाया, लेकिन अंत में उसने अभी भी बाय लियान को नहीं पुकारा। उसने सिर्फ एक निशान छिड़का और निशान को चुपचाप बाय लियान के पीछे चलने दिया। बाय लियान के क्योंगमिंग शिखर से चले जाने के बाद वह भी गुफा से बाहर चली गई। पहले तो वह रात को अच्छी नींद लेना चाहती थी, लेकिन अब वह चाहती है कि कोई उससे पूछे कि वह अपने प्रियजनों से कैसे खुलकर बात कर सकती है। दाओ जिंगयुआन की निर्धारित बैठक स्थल डुक्सियन गेट से हजारों मील दूर एक झरने के नीचे थी। यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां साहित्यकार अक्सर गाने के लिए आते हैं। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने जानबूझकर इसे वहां चुना। विलय अवस्था में अमर साधक की शक्ति के साथ 1000 मील या उससे भी कम दूरी पार करने में केवल कुछ सांसें लगती हैं। शाम, जब डूबता हुआ सूरज बहते झरने पर चमक रहा था, तो दाओ जिंगयुआन ने पहाड़ के आधे रास्ते पर एक परिचित आकृति देखी। परी बाय लियान। वह उठ खड़ा हुआ और बाय लियान को सलाम किया, जो टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल रहा था। जिंगयुआन डाओइस्ट। बाय लियान ने गर्मजोशी से अभिवादन का जवाब दिया। दोनों मंडप में बैठ गए और इस समय दाओ जिंगयुआन का गुस्सैल स्वभाव सामने आया। उन्होंने सारी विनम्रता को त्याग दिया और सीधे तौर पर स्वीकार किया कि जिन लोगों ने सू युवेई पर हमला किया और जो लोग क्योंगमिंग पीक में घुसे, वे लूट के इरादे से आए थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आखिरकार यह मेरी लापरवाही ही थी जिसकी वजह से ऐसी गलती हुई। ये कहते समय दाओ जिंगयुआन बाय लियान की अभिव्यक्ति में परिवर्तन पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे निराशा इस बात से हुई कि बाय लियान समुद्र की तरह गहरा था, और यहां तक कि उसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं हिली। क्या वह सचमुच दाओ दे तियानजुन का पुनर्जन्म है? दाओ जिंगयुआन ने अपने दांत पीस लिए। ताओवादी गुरु सुचारू रूप से वापस लौटने के लिए वह 10,000 विपत्तियां झेलने को तैयार है। परी बाय लियान, मैं आज यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके साथ एक सौदा करने आया हूँ। बाय लियान ने पूछा, क्या सौदा? मुझे परी बाय लियान के पास मौजूद असंख्य विष मोती चाहिए।
बाय लियान को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका जवाब सरल है। वान जहर मोती तीसरी जूनियर बहन का अवसर है, और ये तीसरी जूनियर बहन के लिए अमर सम्राट बनने के लिए सबसे बड़ी मदद है। अब अकेले चलो कि हांगी वान जहर मोती की हथियार आत्मा बन गई है, वह निश्चित रूप से वान जहर मोती को नहीं सौंपेगी। मैं अस्वीकार। अध्याय 19 हृदय को परिष्कृत करने के लिए परीक्षण। स्वर्गीय पूज्य का नियम 5 के। स्वर्ग और पृथ्वी जितना बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। वर्ष 129 167। दाओ जिंगयुआन को उस दिन की सही तारीख याद नहीं आ रही थी। क्या वह 15 जुलाई थी या 16 जुलाई? इस तरह की बातों में जाने लायक कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि उस दिन क्या हुआ था। परिलोक के महान क्षेत्र में उज्ज्वल और स्वच्छ स्वर्ग, खरबों तारे चारों दिशाओं को घेरे हुए हैं, अनंत बैंगनी ऊर्जा चारों आयामों को भर रही है, और आकाश के मध्य में 3 क्लेश छत पहले की तरह गर्म हल्का नीला प्रकाश बिखेर रही है। जब से जी धर्म दाओ ने स्वर्ग को चौंका दिया, तब से मिंगजिंग स्वर्ग का दृश्य लगभग 200,000 वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। शांति हमेशा यहाँ का मुख्य रंग है। वह दिन कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इस शांति के बीच अचानक एक भयावह अंतर्धारा उभर आई। मुझे ये पता लगाने का एक तरीका मिल गया है कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं। असंख्य क्लेशों के तालाब के किनारे। ये शब्द अचानक सुनकर दाओ जिंगयुआन एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गया। सचमुच, उसने अमर सम्राट वुवांग को देखा, जो अविश्वसनीय आंखों से अनंत काले प्रकाश में छिपा हुआ था। अमर सम्राट वुवांग क्लेश के ताओ के 4 स्तंभों के प्रमुख और ताओवादी भगवान के कट्टर समर्थक हैं। सैकड़ों साल पहले ताओवादी अचानक दुनिया में गायब हो गए थे। वह वही व्यक्ति था जिसने क्लेश के अराजक ताओ को स्थिर किया था, और यह वह व्यक्ति था जिसने ताओवादी को वापस खोजने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। कुछ देर के सदमे के बाद दाओ जिंगयुआन को तुरंत एहसास हुआ कि आज का माहौल बेहद निराशाजनक था। अवसाद का स्रोत ग्रे धुंध से भरा असंख्य क्लेश तालाब नहीं है, बल्कि अमर सम्राट वुवांग है, जिसने उसे यहां बुलाने के लिए एक गुप्त आदेश भेजा था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 802। वह पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन अमर सम्राट वुवांग ने उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया, बल्कि धैर्यपूर्वक ताओवादी को खोजने की विधि समझाई। ताओवादी गुरु ने असंख्य क्लेश तालाब में स्वर्गीय आदरणीय का पद प्राप्त किया है, इसलिए मैं असंख्य क्लेश तालाब से शुरू करने की योजना बना रहा हूं। कुंजी 10,000 जहर मोती है। जब तक 10,000 जहर मोती को 10,000 क्लेश तालाब में फेंका जाता है, तब तक ये 10,000 क्लेशों को प्रेरित कर सकता है। इस तरह मैं ताओवादी भगवान की आभा की खोज के लिए असंख्य क्लेश मन शोधन विधि का उपयोग कर सकता हूं। दाओ जिंगयुआन ने बार बार सिर हिलाया। उन्होंने अमर सम्राट वुवांग के ताओवादी को खोजने के दृढ़ संकल्प पर कभी संदेह नहीं किया। वह ये भी जानता था कि अपने बल पर ताओवादी गुरु को पाना असंभव था। इसलिए जब अमर सम्राट वुवांग ने उन्हें ये कार्य सौंपा, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। इतना ही, वह ताओवादी गुरु को खोजने के विचार से पूर्वी शेंझोउ आए थे। प्रस्थान से एक रात पहले अमर सम्राट वुवांग ने उसे फिर से ढूंढ लिया। दाओ जिंगयुआन ने मूल रूप से सोचा था कि अमर सम्राट वुवांग उसे जिएफा दाओ के अन्य गुटों के लोगों से सावधान रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन विषय का विकास उनकी भविष्यवाणी से पूरी तरह भटक गया। अमर सम्राट वुवांग काफी देर तक खिड़की के सामने खड़ा रहा, और जब वह मुड़ा तो उसने खिड़की से सारी रोशनी छीन ली। मैंने उस दुनिया पर जासूसी करने के लिए आपदा की आंखों का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शायद यह एक भ्रम है, या शायद उस दुनिया में सचमुच ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दाओ जिंगयुआन उलझन में था। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अंत में अमर सम्राट वुवांग ने उसे सच नहीं बताया, बल्कि बहुत गंभीरता से उसके कंधे पर थपथपाया। उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि एक उच्च और शक्तिशाली अमर सम्राट ऐसा अंतरंग कदम उठाएगा। जीवित उद्धरण चिन्ह। दाओ जिंगयुआन ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। वह जानते थे कि उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह उज्जवल ताओवादी बिल्कुल अपरिहार्य है, और वह डकैती के तरीके में दृढ़ विश्वास रखता है। ताओवादी गुरु की वापसी का स्वागत करने के लिए उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह इसके कारण मर जाएगा या नहीं। इस विश्वास के कारण वह अमर सम्राट वुवांग के स्वर में चिंता से भयभीत नहीं हुआ। मैं करूंगा। दाओ जिंगयुआन वापस मुस्कुराए। वह निश्चित रूप से वान जहर मोती के साथ वापस आ जाएगा। जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसके शरीर से असीम शक्ति प्रवाहित हुई। उसे लगा कि वह सूर्य का पीछा करने वाले एक साधक की तरह है,
यदि वह आग की लपटों में जलकर मर भी जाए तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। केवल दाओ जिंगयुआन ने अपना सिर उठाया और पत्थर की मेज के दूसरी ओर गंभीर चेहरे वाली बाई लियान को ध्यान से देखा। उसे अचानक अमर सम्राट वुवांग की बात का मतलब समझ में आ गया। पूर्वी शेंझोउ जिस स्थान पर स्थित है वह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक असामान्य है, तथा इसके कुछ सुराग प्राचीन काल से चली आ रही मिथकों के माध्यम से देखे जा सकते हैं। पूर्वी शेंझोउ की पौराणिक कथाओं में दिव्य जानवरों की उपस्थिति की आवृत्ति आश्चर्यजनक रूप से अधिक है, और यहाँ तक कि अनगिनत राक्षस भी हैं, जिन्हें परी दुनिया में खोजना मुश्किल है, जो परेशानी पैदा करने के लिए प्रकट होते हैं। पहले तो दाओ जिंगयुआन ने सोचा कि ये कहानियां पूर्वी शेंझोउ के लोगों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अगर ये मिथक गढ़े न होते, क्या ये सचमुच निचला क्षेत्र है? दाओ जिंगयुआन का दिमाग कांप रहा था। ध्यान से सोचने पर पता चला कि उनके इस दुनिया में आने की प्रक्रिया में भी एक समस्या थी। उसे बस इतना याद है कि वह आयामी दरार में कूद गया था, और उसके बाद वह कुछ भी नहीं देख सका। वहां उसका स्वागत विशाल सफेद समुद्र के रूप में हुआ, जिसमें वह खो गया, और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह पूर्वी शेंझोउ के रेतीले क्षेत्र में पहुंच गया। यह अनुचित है। वह अमर है, अमर सम्राट नहीं। यह तर्कपूर्ण है कि यद्यपि जब वह निचले क्षेत्र में था तो उसे तीव्र झटका लगा होगा, फिर भी वह कभी बेहोश नहीं हुआ। क्या गलत हो गया? दाओ जिंगयुआन को वह वाक्य याद आ गया जो अमर सम्राट वुवांग ने उसे जीने के लिए कहा था। यदि आप इस वाक्य को नजरअंदाज करें तो सबसे अधिक समस्याग्रस्त चीज वास्तव में अमर सम्राट वुवांग की आंखें हैं। चिंता, परेशानी और थोड़ा सा डर। क्या सचमुच एक परी सम्राट का रूप ऐसा ही होना चाहिए? वह साथी दाओवादी जिंगयुआन। अचानक दाओ जिंगयुआन के कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह अचानक जाग गया। हाँ, अब ऐसी बातें सोचने का समय नहीं है। आज चाहे कीमत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसे वान जहर मोती अवश्य मिलेगा। दाओ जिंगयुआन ने एक गहरी सांस ली और वह जल्दी से अपना पूर्व धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया। परी बाई लियान, मैं यहाँ बड़ी ईमानदारी से आया हूँ। बाई लियान ने अपना सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, दाओ जिंगयुआन ने पहले कहा, परी बाई लियान के मना करने से पहले क्या तुम मेरी कहानी सुन सकती हो? सिस्टम कार्य चुपचाप इस तरह से पॉप अप हुआ। कार्य 1, क्रोध में मैदान छोड़ना, पूरा होने पर इनाम, पानी के नीचे की हड्डी। कार्य 2, यदि आप नहीं सुनते हैं या आप नहीं सुनते हैं तो आप नहीं सुनते हैं, पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोश है। कार्य 3, बस उसकी बात सुनो, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। क्या ये धमकी है या ये धमकी है? ये देखते हुए कि उसके अवतार में कोई लड़ने की शक्ति नहीं है, बाई लियान ने निर्णायक रूप से 3 को चुना। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम ही बताओ। दाओ जिंगयुआन ने चुपके से एक आह भरी। जैसा कि बाहरी दुनिया ने कहा है, बाई लियान वास्तव में बहुत बातूनी व्यक्ति है। आखिरकार वह जन्मजात संत है। मैंने सुना है कि भले ही वह जीवन मरण के दुश्मन का सामना कर रही हो, वह आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नहीं मारती है, बल्कि पहले आधा दबाव डालती है, विशेष प्रभाव की ओर इशारा करते हुए, और आधा दयालुता से मनाती है। वास्तविक बने रहें। यदि वह व्यक्ति जिद्दी है और वास्तव में पुरुष बनना नहीं चाहता है, तो बाई लियान उसे पुरुष बनना सिखाने की पहल करेगी। भाड़ में जाओ, बेवकूफ। दाओ जिंगयुआन ने जीफा दाओ के उत्थान के बारे में कहानी सुनाना शुरू किया। सभी स्वर्गों और असंख्य क्लेशों के दाव का अध्ययन करने से परी जगत में इसकी रचना के बाद से बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। जो कुछ भी मुझे नहीं मारेगा वह मुझे और मजबूत बना देगा। ये जीएफा के ताओ के सदस्यों के पंथों में से एक है। वे आपदाओं के माध्यम से स्वयं को संयमित करते हैं तथा आत्मा और शरीर के उदात्तीकरण में प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से उस समय अमर लोग जीफा दाव से डरते नहीं थे, वे बस उन लोगों के समूह में रुचि रखते थे जो जीफा दाव से भटक गए थे। वह व्यक्ति जिसने वास्तव में जीएफा दाव को स्वर्ग को चौंकाने की प्रतिष्ठा दी, वह लापता जीएफा दाव मास्टर है। दाओ जिंगयुआन की आंखों में यादें चमक उठी, और बाई लियान ने पाया कि उसके मुंह के कोने में अनजाने में मुस्कान आ गई थी। क्लेश का ताओ, यदि आप क्लेश से नहीं गुजरते हैं तो आप ताओ का अभ्यास नहीं कर सकते। उस ताओवादी गुरु का अतीत भी उनके अनगिनत पूर्ववर्तियों की तरह ही दुखद था। जैसे ही उसे याद आया, राक्षसों के हमले के कारण उसने अपने माता पिता को खो दिया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उसे गोद लेना आसान नहीं था जो स्वयं की देखभाल करने में सक्षम नहीं था, लेकिन तथाकथित अच्छा आदमी उसके साथ एक आज्ञाकारी दासी की तरह व्यवहार करना चाहता था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 803।
उन्हें कैद कर लिया गया था और उनका बचपन 5 फीट से अधिक के दायरे वाले एक संकीर्ण स्थान में बीता। उसकी यादों में केवल भूख और हिंसा ही शेष है। जब उसे बचाया गया तब वह 16 वर्ष की थी और उसका वजन मात्र 42 किलो था। लेकिन इस तरह की यातनाओं ने न केवल उसे राक्षस में तब्दील होने से बचाया, बल्कि उसे बाकी सभी की तुलना में अधिक कोमल बना दिया। वह हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो मुसीबत में है। ताओवादी गुरु की आध्यात्मिक जड़ सबसे आम निम्न श्रेणी की जल प्रकार की आध्यात्मिक जड़ है। सामान्य परिस्थितियों में उसे स्वर्णिम कोर चरण को पार करने के लिए भी भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता है। बाय लियान ने सिर हिलाया। आध्यात्मिक जड़ साधक की साधना गति निर्धारित करती है। सामान्य परिस्थितियों में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जड़ साधक का जीवन काल पहले ही समाप्त हो चुका होता है जब तक साधक चरण दर चरण स्वर्णिम मूल अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन ताओवादी ने क्लेश विधि द्वारा प्रसारित लघु 3 क्लेश साधना विधि से संपूर्ण 10,000 क्लेश मन साधना विधि निकालने के लिए अपनी सर्वोच्च इच्छा पर निर्भर रहने पर जोर दिया। दाओ जिंग्युआन के अनुसार उस ताओवादी गुरु ने बाद के अभ्यास में धीरे धीरे 10,000 आपदाओं के शोधन मन पद्धति के कई अनुचित पहलुओं को सिद्ध किया। फिर सम्राट साबित करने की एक विधि इस तरह से त्यानजुन की विधि बन गई। ये कैसी परी है नीमा? बाय लियान अचंभित थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ भी असामान्य नहीं देख सकी, क्योंकि इस क्लोन को संघनित करते समय उसके पास चेहरे के भाव बनाने का कार्य नहीं था। हम रंग बदले बिना माउंट ताई को कैसे ढहा सकते हैं? अगर आपके पास चेहरा नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब बाय लियान इस बारे में नहीं सोच रही है। यदि जो लोग स्वर्गीय पूज्य बन सकते हैं वे इतने विकृत हैं तो मैं तुम्हें चो दूंगा। बाय लियान को लगा कि वह लेटकर मरने का इंतजार कर सकता है। अपनी समझ के साथ वह अपने स्वामी के प्राणघातक शत्रु से लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकती है। दाओ जिंग्युआन अभी भी कहानी सुना रहा है, लेकिन कहानी उसे ही सुना दी गई है। ताओवादी गुरु की तरह मैं भी कभी मिंगजिंग स्वर्ग के अरबों साधारण लोगों में से एक था, लेकिन मेरे पास ताओवादी गुरु जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे तो ताओवादी गुरु ही थे जिन्होंने उन्हें साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। उस स्वाभाविक कोमलता ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। तब से वह जीफा दाओ के सबसे कट्टर समर्थक बन गए हैं। इस दुनिया में हर 129,600 साल में एक महाविपत्ति आएगी। इस महाविपत्ति में अनगिनत आत्माएं नष्ट हो गईं। यदि वे आपदा की जड़ का पता लगा सके तो इसके कारण किसी की जान नहीं जाएगी। मेरी राय में ताओवादी दाओडतियानेजुन की तुलना में दाओडतियानेजुन की तरह अधिक है। दाओ जिंग्युआन ने ऐसा कहा। वह चुपके से बाय लियान को देखना नहीं भूला, लेकिन उसकी निराशा के लिए बाय लियान अभी भी नहीं बदली थी। उसने हल्के से पूछा, इस कहानी के माध्यम से तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? दाओ जिंग्युआन ने उत्तर दिया, मैं पूर्वी देव महाद्वीप में इसलिए आया हूं क्योंकि ताओवादी गुरु गायब हो गए हैं। मुझे लापता ताओवादी गुरु को खोजने के लिए वान जहर मोती की शक्ति उधार लेने की जरूरत है। उसकी आंखें बहुत दृढ़ हैं, इतनी दृढ़ कि बाय लियान को उसके शब्दों पर जरा भी संदेह नहीं होता। जिसके बारे में बात करते हुए, क्या वह व्यक्ति हो सकता है जिसने खेल के अंत में थर्ड जूनियर सिस्टर वान पॉइजन पल को लूट लिया था? बाय लियान को इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि यह समय अभी भी खेल के शुरुआती दौर में है। दाओ जिंग्युआन ने आगे कहा, परी बाय लियान के लिए वान जहर मोती सिर्फ एक दुर्लभ जादुई हथियार है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी आस्था का पोषण है, इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। वह अचानक खड़ा हुआ और बाय लियान को प्रणाम किया। मुझे ये भी उम्मीद है कि परी बाय लियान मुझे पूरा कर सकती है, और मैं परी बाय लियान के साथ संपूर्ण असंख्य क्लेश मन प्रशिक्षण विधि का आदान प्रदान करना चाहूंगा। क्योंकि उसे संदेह था कि बाय लियान दाओदेतियानजुन का पुनर्जन्म था, इसलिए उसने आते ही सौदेबाजी के लिए संपूर्ण 10,000 क्लेश मन शोधन विधि निकाल ली। हाँ, बाय लियान दंग रह गई। यदि वह गलत नहीं है, तो 10,000 विपत्तियों के प्रति मन को विकसित करने की विधि ही स्वर्ग के देवता को प्राप्त करने की विधि है। अगर वह कहे कि वह ये नहीं चाहती तो वह झूठ बोल रही होगी। केवल ऐसा नहीं है कि मैं वयस्क होने की सुंदरता नहीं चाहती। बाय लियान ने 3.5 जूनियर बहन के 10,000 जहर मोती की आत्मा में बदल जाने की कहानी सुनाई। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी जूनियर बहन को नहीं छोड़ूंगी। बाय लियान की बातें सुनने के बाद दाओ जिंग्युआन ने अचानक एक राहत भरी मुस्कान दिखाई। अगर ऐसा है तो मैं परी बाय लियान की छोटी बहन को दूसरे जादुई हथियारों में स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ। ऐसा हुआ कि जब मैं निचले क्षेत्रों में उतरा तो मैंने अपने साथ ताइन का एक दांव रखा। हालांकि ये 10,000 जहर मोती जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह नश्वर चीज भी नहीं है। बाय लियान की आंखें हल्की चमक उठी।
उसने लूनापाइल का नाम सुना है, जो खेल में एक अत्यंत दुर्लभ छुपा हुआ अमर हथियार है। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ताइन दाव अमर सम्राट को घातक चोट भी पहुंचा सकता है। वह समझ गई कि क्यों जीफा दाव के लोग उसकी प्रतिष्ठा से डरते नहीं थे। सच कहूं तो बायलियान को लगा कि यह सौदा सार्थक था। वान पॉइजन पल इतना शक्तिशाली क्यों है? न केवल इसलिए कि यह दुनिया में जहर को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें एक संपूर्ण ताव छिपा है। यदि वान विष मोती पाने वाला व्यक्ति इस तरह समझ सकता है, तो वह महान सम्राट बनने का अवसर ले सकता है। लेकिन अगर 10,000 व्यक्तियों के मन को परिष्कृत करने की एक पूरी विधि है, तो 10,000 जहर की माला का तरीका पर्याप्त नहीं होगा। बायलियान ने एक क्षण सोचा। उसने अपना सिर उठाया। मुझे अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात करनी है। वह कनिष्ठ बहनों के लिए निर्णय नहीं लेगी, भले ही वह सोचती हो कि 10,000 विपत्ति प्रशिक्षण पद्धति तीसरी कनिष्ठ बहन के लिए बहुत उपयुक्त है, जो 2 जन्मों में मनुष्य रही है। आखिर छोटी बहन तो छोटी बहन ही है, उसकी अनुषंगी नहीं। इतना ही नहीं, उसने मास्टर जी से भी परामर्श करने की योजना बनाई, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। दाओ जिंगयुआन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, परी बायलियान को निर्णय लेने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। उसे डर था कि बायलियान उसे जाने नहीं देगी। अब जब बायलियान को जाने दिया गया है, तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अमर सम्राट वुवांग ने उसके लिए काफी समय छोड़ा था। इस सितारा रसातल के बारे में सोचते हुए उन्होंने मजाक में कहा, मुझे बस इस अथाह आपदा से पहले वानपोइजन मोती प्राप्त करने की आवश्यकता है। परी बायलियान के पास अभी भी धीरे धीरे सोचने के लिए 500 से अधिक वर्ष है। 500 साल। बायलियान, जो मास्टर के संपर्क में था, ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। क्या कुछ गड़बड़ है? दाओ जिंगयुआन ने पूछा। बायलियान ने अपना सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है, इस अथाह आपदा के आने में केवल 300 साल बाकी है। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है, तो इस अथाह आपदा के आने में 30 या 40 साल और लग सकते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दाओ जिंगयुआन चौंक गया। समय गलत क्यों है? एक युआन के अंत में स्वर्ग और पृथ्वी के क्लेश के आगमन का समय पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन पहले और बाद के बीच का अंतराल कभी भी 100 वर्षों से अधिक नहीं होगा। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि यह 167वां वर्ष था जब वे इस राज्य में अवतरित हुए थे। दाओ जिंगयुआन ने संकोच से पूछा, परी बायलियान को इस अथाह आपदा का सही समय कैसे पता चला? बेशक बायलियान के लिए यह कहना असंभव है कि वह खेल खेलकर यह सब जानता था। उन्होंने सहजता से कहा, गणना करने का मेरा अपना अनूठा तरीका है। आखिरकार उसने दाओ जिंगयुआन से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि गुरु ने पहले ही उसके संदेश का जवाब दे दिया था। यह है गलत। दाओ जिंगयुआन ने अपना सिर जोर से हिलाया। समय पूरी तरह से गलत था। परिलोक के कैलेंडर का उपयोग अनगिनत युगों से होता आ रहा है, इसलिए इसमें कभी इतना बड़ा विचलन नहीं होगा। उसके पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि बायलियान की गणना पद्धति में कुछ गड़बड़ है। यदि बायलियान ने अपनी गणना सही ढंग से की होती। दाओ जिंगयुआन अचानक घबरा गया, और उसे अपना अजीब अनुभव याद आ गया जब वह फिर से निचले क्षेत्र में उतरा था। पहले तो उसने सोचा कि वह केवल कुछ समय के लिए कोमाटोज हुआ था, लेकिन क्या होगा अगर यह सब एक भ्रम था, और वह वास्तव में सैकड़ों वर्षों से उस समुद्र में तैर रहा था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 804। असंभव, ये बहुत अपमानजनक है। हालांकि दाओ जिंगयुआन की सांसें अभी भी अनायास ही तेज हो गईं। उसने अपनी हथेली कसकर पकड़ ली। शांत हो जाएं। यदि समय में विचलन होता भी है तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसके पास अभी भी दशकों का समय है जिसे वह बिता सकता है। इसके अलावा, जब तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा, वह 1 महीने में वान पॉइजन पल प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन उसका पक्ष तो ठीक रहा, तो क्या हुआ अगर लूट का रास्ता ठीक नहीं रहा? बिछड़ते समय अमर सम्राट वुवांग की आंखों में जो भाव था, उसने दाओ जिंगयुआन को बेचैन कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लगभग असीम रसातल में डूबते हुए। सौभाग्य से बायलियान की आवाज ने उसे घबराहट से बाहर निकालने में ज्यादा समय नहीं लिया। मैं इस सौदे से सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह। दाओ जिंगयुआन थोड़ा पीछे झुका, और कुछ सांस लेने के बाद वह अचानक फिर से नीचे झुक गया। धन्यवाद। इस तेज आवाज से पहाड़ों पर बैठे पक्षी चौंक गए। ये हो चुका है। अब उसे इस बात की परवाह नहीं है कि बायलियान एक नैतिक देवता है या नहीं, उसे किसी शिकायत की परवाह नहीं है। जब तक उसे 10,000 जहर वाला मोती मिल जाता है, वह जीत जाता है। बायलियान ने शांति से कहा, चलो समय के अनुसार लेन देन की जगह यही रख देते हैं।
वह एक क्षण तक सोचती रही। दाओ जिंगयुआन ने जल्दी से कहा, परी बाय लियान, मुझे ताइन स्टेक प्राप्त करने के लिए रेतीले क्षेत्र में वापस जाना है, और मुझे अभी भी प्रवास की विधि के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें पहले और बाद में 10 दिन लग सकते हैं। व्यापार का समय जुलाई में 12 दिन निर्धारित किया गया है। आधा महीना। बाय लियान ने सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं। इस तरह ये सौदा हुआ। उत्साहित दाओ जिंगयुआन एक पल के लिए भी देरी नहीं करना चाहता था। वह तुरंत बाय लियान को अलविदा कहने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाय लियान ने उसके साथ सहजता से बातचीत की, फिर उसे जाते हुए देखा। लाल सूरज डूब रहा है। दूर आकाश में एक मोटा काला पर्दा दिखाई दिया। दाओ जिंगयुआन प्रकाश के विपरीत चला, और उसे असीम रात्रि में पूरी तरह डूबने में बस कुछ ही सांसें लगी। जब तक वह दिखाई नहीं देता था, गज़ेबो में बैठा बाय लियान अचानक बहते पानी में बदल गया। हजारों मील दूर, जियाओ बाय लियान, जो मैसेंजर जेड पर्ची पकड़े हुए थी, चट्टान से नीचे कूद गई। इस तरह तीसरी जूनियर बहन के आसपास का संकट हल हो गया माना जा सकता है ना? निश्चित रूप से दाओ जिंगयुआन के साथ बातचीत करने के लिए सहमत होना सही निर्णय था। वास्तव में वह ये नहीं समझती कि 10,000 क्लेश मंत्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन मास्टर जानते हैं। जब उसने ये समाचार दिया तो मास्टर का उत्तर तत्काल और प्रचंडता से आया, बदलो, मूर्ख नहीं बदलते। तीसरी जूनियर बहन और होंग यी ने ज्यादा संकोच नहीं किया। ये रहने के लिए एक और घर है, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। चूंकि गुरु और छोटी बहन ने ऐसा कह दिया है, इसलिए उसे संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी वापस जाना चाहिए। बाय लियान ने जेड स्लिप को अपनी छाती में डाल लिया, फिर वह हल्के से वुगो तलवार पर कूद गई, और डूबते सूरज की अंतिम किरणों का लाभ उठाते हुए डुक्सियनमेन की ओर उड़ गई। अध्याय 20। आप इसे पोस्ट करें और मैं भी इसे पोस्ट करूंगा। 6.5 के जू समय पूर्व में सूर्य पूरी तरह से धरती में डूब गया। रात बहते पानी की तरह फैलती गई और एक के बाद एक तारे निकलते गए। ये है जेड सम्राट खुलता है और नीला गिर जाता है, और चांदी की दुनिया अपनी शाम खो देती है। 1/4 घंटे तक धीरे धीरे उड़ान भरने के बाद बाय लियान अंततः डेक्सियन गेट के पास पहुंच गया। वुगो तलवार द्वारा संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा की दीवार पर झुककर वह दूर से ऊंचे पहाड़ों को देख सकती थी, और पहाड़ के नीचे छोटा शहर उसकी दृष्टि में था। ये शहर अब सचमुच शहर नहीं रहा। जब बाय लियान पहली बार यहां आया था, तब के विपरीत, चाहे पैमाने या समृद्धि के संदर्भ में, ये दुनिया के उन 1000 साल पुराने शहरों से बदतर नहीं है। आज रात, हजारों रोशनियों वाले शहर के चारों तरफ तारों की नदी के बीच में बाय लियान ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और फैला दी। पतली कमर एक नजर में देखी जा सकती है। एकमात्र अफसोस शायद यह है कि छोटे होने के बाद आप लहरों का शानदार दृश्य नहीं देख सकते। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी आंख का आधा हिस्सा पोंछा जो पलक से गिर गया था। संक्षेप में कहें तो ये बहुत नींद वाली बात है। वर्तमान बाय लियान के लिए एक क्लोन को संघनित करना और तलवार के साथ 2000 मील से अधिक की यात्रा करना कोई छोटी चुनौती नहीं है। वह बस यही चाहती थी कि वह अपने कमरे में वापस जाए और अच्छी नींद सोए। जहां तक दृश्यावली का प्रश्न है, भूल जाओ, वह उस ईश्वर का जिक्र नहीं कर सकती। उसके पैर सुन्न हो गए थे, और अगर वह कुछ और बार इधर उधर घूमती तो वह शक्तिहीन पानी के पोखर में बदल जाती। लेकिन जैसे ही वह छोटे शहर के ऊपर से उड़ान भरने वाला था, बाय लियान के संदेशवाहक जेड स्लिप को अचानक नई खबर मिली। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी छाती से जेड पर्ची निकाली। ये संदेश दूसरी जूनियर बहन ने भेजा था, जिसके बारे में बात करते हुए उसने लंबे समय से यूजियन के माध्यम से दूसरी जूनियर बहन के साथ चैट नहीं की थी। दूसरी कनिष्ठ बहन, बड़ी बहन, तीसरी कनिष्ठ बहन पहाड़ की तलहटी में छोटे से शहर के पश्चिमी द्वार पर आपके वापस आने का इंतजार कर रही है। वह दोपहर से वहां इंतजार कर रही है। बाय लियान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वह तीसरी जूनियर बहन के कार्यों से आश्चर्यचकित नहीं थी, लेकिन वह आश्चर्यचकित थी कि दूसरी जूनियर बहन ने उसे इसके बारे में बताने की पहल की, और उसने इसे विस्तार से समझाया भी। सामान्यतः यह अच्छा होगा यदि द्वितीय कनिष्ठ बहन जानबूझकर उसे बहकाने का कोई बहाना न ढूंढे। बाय लियान के पास इस तरह की अनुभूति होने का मुख्य कारण यह है कि इस तरह की बात देवताओं की लड़ाई में अनगिनत बार हुई थी। अधिक गंभीर दुष्ट रेखा में दूसरी कनिष्ठ बहन ने बाय वरिष्ठ बहन को तीसरी कनिष्ठ बहन से मिलने से रोकने के लिए खुद को बाय वरिष्ठ बहन को खाने के लिए देने की पहल की।
क्योंकि उस दिन वरिष्ठ बहन बाई का जन्मदिन था और क्योंकि तीसरी कनिष्ठ बहन ने वरिष्ठ बाई के लिए जन्मदिन का उपहार तैयार करने के लिए कई बार भयंकर राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी। इसलिए जब तीसरी जूनियर बहन ने सीनियर सिस्टर बाई और दूसरी जूनियर बहन को पाया जो भारी बारिश में बुरे काम कर रही थी, तो वह मौके पर ही काली पड़ गई और वान जहर मोती की छिपी शक्ति को उत्तेजित करने के लिए राक्षसों के खून का इस्तेमाल किया। दूसरी जूनियर बहन को जहर देकर मार डाला और फिर भयानक तप के साथ उसने सीनियर सिस्टर बाई को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बाई लियान ने अचानक उसके माथे पर थपथपाया। मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूँ। जैसा कि कहावत है, विदाई के 3 दिन बाद आपको एक दूसरे के प्रति प्रशंसापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब खेल में उसके नाम के अलावा हे लियान के साथ उसकी कोई समानता नहीं है। यहां तक कि शरीर भी अलग है। आखिरकार उसके वर्तमान शरीर को मास्टर ने उसकी मदद करने के लिए पुनः संघनित किया था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 805। और दूसरी और तीसरी जूनियर बहनें खेल में उनसे बिल्कुल अलग है। उनमें अब भी मतभेद होते हैं, लेकिन एक सामान्य परिवार में हमेशा थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है। बाय लियान और एनलैन के बीच के रिश्ते की तरह यह एक चमत्कार होगा अगर उन दोनों के बीच कोई घर्षण न हो। यानी इसमें बहुत समय लगता है। जब तक डिग्री अच्छी तरह से नियंत्रित है, जितना अधिक आप पीसेंगे उतना ही बेहतर फिट होगा। जाहिर है कि दूसरी और तीसरी जूनियर बहनों ने इस बिंदु पर बहुत अच्छा काम किया है। वे गुप्त रूप से एक दूसरे को उच्च कीमतों के साथ गोलियां खरीदने के लिए कोसेंगे, लेकिन अगर दूसरे पक्ष के साथ कुछ होता है तो वे बाय लियान से कम चिंतित कभी नहीं होंगे। बाय लियान ने कुछ क्षण विचार करने के बाद उत्तर दिया, फिर मैं बाद में आऊंगा और वापस आकर आपके लिए कुछ खाने को लाऊंगा। दूसरी कनिष्ठ बहन, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। बाय लियान ने क्यूओंग मिंगफे की ओर देखा जो रात में धुंधला था। वसंत में फूल, शरद में चांद, गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में बर्फ होती है। अगर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह संभवतः एक सपना था, लेकिन दाओ जिंगयुआन के साथ सौदा पूरा करने के बाद उसे केवल चौथी कनिष्ठ बहन और मास्टर की चिंता करनी होगी। बाय लियान को केवल यह महसूस हुआ कि उसके कंधों पर बोझ आधा हल्का हो गया था, यहां तक कि उसका शरीर जो थकावट के कारण शिथिल हो गया था, अनजाने में सीधा हो गया था। इस तरह क्या उसकी लंबाई तेजी से बढ़ेगी। वुगो तलवार घूम गई और शहर के पश्चिमी द्वार की ओर उड़ गई। आज रात आसमान बहुत साफ है। तारों की रोशनी और जमीन पर रोशनी एक दूसरे की पूरक है। बाय लियान अपने दुबले पतले शरीर को घसीटते हुए छोटे से शहर की लंबी सड़क पर लोगों से घिरी हुई चल रही थी। पहले की तरह इस बार वह भीड़ से घिरी हुई नहीं थी। यद्यपि कुछ लोगों ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, परंतु कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया, एक भी नहीं। वह सड़क के बीच में हतप्रभ खड़ी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उसने नदी के किनारे खड़ी फूलों की नावों पर हल्के गुलाबी रंग की मोमबत्तियां जलती देखी। उसने शहर के द्वार के पास अंधेरे में सिग्नल लाइटें चमकती देखी। ये सभी घूमते समय रंगीन धाराओं की एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। ये भ्रम अचानक आते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं जब बाय लियान घूमना बंद कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। लेकिन जो मर गया वह केवल उनकी आकृतियां थीं और उनका सुंदर पक्ष हमेशा बाय लियान के दिल में मौजूद रहेगा। ये क्षण की तथाकथित शाश्वतता हो सकती है। इस पल संदिग्ध राहगीर बाय लियान के पीछे चले आए। छोटी बच्ची, क्या तुम खो गई हो? बाय लियान रुक गया। उन्होंने भीड़ में हजारों बार उसे ढूंढा, लेकिन जब उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मंद रोशनी वाली जगह पर था। उसकी नजर राहगीरों को पार करते हुए तीसरी जूनियर बहन पर पड़ी, जिसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपने हाथों को आपस में मोड़ लिया। अंत में छोटी लड़की, एक और पुकार सुनाई दी। बाय लियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने राहगीर से बात करना बंद कर दिया, लेकिन सीधे तीसरी जूनियर बहन की ओर दौड़ी। कभी कभी वह कम विनम्र व्यक्ति भी बनना चाहती है, क्योंकि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में सोचते रहना सचमुच बहुत थका देने वाला है। राहगीर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अंत में उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, उसे इस क्षण का आनंद लेना चाहिए। दा जल्दबाजी में आए कदमों ने सु युवेई को चौंका दिया। चिंतित लड़की ने जल्दी से अपना सिर उठाया। हल्के नीले रंग की स्कर्ट पहने और घुटनों पर हाथ रखकर जोर जोर से हांफती हुई लोली को देखकर उसके चेहरे पर तुरंत ही एक बेदाग मुस्कान उभर आई।
इस रात मछली और ड्रैगन का नृत्य भी इस बिंदु जितना अच्छा नहीं है। वरिष्ठ बहन बाय, आप वापस आ गई। सु यूवेई ने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया। जब उसने हाथ हिलाया तो होंग ये अचानक उसके पीछे से प्रकट हो गया। वरिष्ठ बहन, आमतौर पर बोल्ड लाल ड्रेस वाली ये लड़की इस समय एक शर्मीली युवती की तरह दिख रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमान महिला थी, लेकिन उसके गालों और गर्दन पर लाली की एक परत दिखाई दे रही थी। टिल्डा, बाय लियान ने उसकी सपाट छाती को सहलाया। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं वापस आ गई हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। वास्तव में, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस दाओ जिंगयुआन को कहानी सुनाने गई थी। ये खतरनाक कैसे हो सकता है? भूत पत्र। वैसे भी सु यूवेई को इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन वह इस तरह की बातों में नहीं उलझेगी। वरिष्ठ बहन, चलो अब वापस क्योंगमिंग पीक पर चलते हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। क्या? बाय लियान ने कहा, पहाड़ से नीचे जाना दुर्लभ है, चलो बस पहाड़ से नीचे टहलते हैं। उसने सोचा कि द्वितीय जूनियर बहन ने जो संदेश उसे भेजा था उसका भी यही अर्थ था। क्योंकि केवल उसे ही चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तीसरी जूनियर बहन को भी चिंतित होने की जरूरत है। इस लहर को गर्मजोशी के लिए गले लगाना कहा जाता है। लेकिन मास्टर और दूसरी वरिष्ठ बहन अभी भी यहाँ है। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। सु यूवेई ने अब और जोर नहीं दिया। ये सीनियर सिस्टर बाई के साथ अकेले रहने का एक दुर्लभ अवसर था। वह इतनी मूर्ख नहीं होगी कि इस अवसर को गंवा दे। और इस समय वह सचमुच अपने दिल की धड़कनों के साथ सीनियर सिस्टर बाई की बाहों में सिमट जाना चाहती थी। उसे लगा कि यह सब कुछ अवास्तविक था। वान दुजू ने 2 जन्मों तक उसका साथ दिया है, और वान दुजू के प्रति उसकी भावनाएं बहुत जटिल है। वान जहर मोती की वजह से उसका पिछला जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, और उसे अनगिनत लोगों ने पीछा करके मार डाला था। ये भी वान जहर मोती की वजह से ही था कि उसे अंधेरे में रोशनी की किरण मिली। और यदि वान पॉइजन पल ना होता, तो वह अपने भीतर के दानव को इतनी आसानी से अपनी अच्छी बहन में नहीं बदल पाती। लेकिन अब वान पॉइजन पल उसे छोड़ने वाला है। वह ये नहीं बता सकी कि वह तनावमुक्त महसूस कर रही थी या उदास। जब सीनियर सिस्टर बाई ने उससे पूछा तो उसने जल्दी से होनई से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? होनई ने उसे जवाब दिया, तुम अपना फैसला खुद करो। मेरे लिए ये सिर्फ घर बदलने जैसा है। क्या मैं अपने निर्णय स्वयं लेता हूँ? सु यूवेई ने अपनी आंखें बंद की और 10 सांसों तक सोचती रही। 10 सांसें लंबी तो नहीं है, लेकिन यह उसके मन में पिछले जन्म को याद करने के लिए पर्याप्त है। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, बदलाव। उसके मन में अभी भी वान पॉइजन पल के लिए भावनाएं हैं, लेकिन यदि वान पॉइजन पल को छोड़ देने से उसके आसपास के लोगों को ठेस पहुंचने से बचाया जा सकता है, तो ये सौदा करना उचित है। वरिष्ठ बहन बाय, हम कहाँ जाएं? सु यूवेई ने पूछा। बाय लियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसके पास चला गया। सु यूवेई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि जियाओ बाय लियान का दाहिना हाथ उसके हाथ में घुस रहा है और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है। ये सु यूवेई ऐसी कठोरता की स्थिति में आ गई मानो उसे बाय लियान के एक्यूपंक्चर बिंदु से चोट लगी हो। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे डर था कि अगर वह हिली तो उसे चोट लग जाएगी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 806। खून का आघात नहीं, बल्कि यह पता चलने का हृदय विदारक अनुभव कि कुछ अच्छा होना केवल एक सपना था। कुआं। बाय लियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। तीसरी छोटी बहन के शरीर की खुशबू सूंघकर उसे नशा सा महसूस हुआ। अतीत में उसे हमेशा लगता था कि तीसरी जूनियर बहन बहुत पतली थी और उसके शरीर पर कोई मांस नहीं था। लेकिन जब वह खुद छोटी हो गई और तीसरी कनिष्ठ बहन पर धीरे से झुकी, तो उसे एहसास हुआ कि तीसरी कनिष्ठ बहन वास्तव में काफी मोटी है, सीधे नितंब, सही कमर की वक्रता और मांसल जांघें हैं, लेकिन वह नहीं जानती कि उसके स्तन क्यों नहीं है। इसकी तुलना में जूनियर सिस्टर टोंग इतनी सपाट है कि यह लोगों को रुला देती है। मेरी आत्मा की शक्ति बहुत अधिक खपत हो गई है, और मुझे डर है कि मैं चलते समय गिर जाऊंगा। बाय लियान ने कहा, चलो आज रात यहाँ टहलते हैं, और जब हम वापस जाएंगे तो मैं इसे आपकी दूसरी बड़ी बहन के लिए लाऊंगा। रात का खाना ऑर्डर करें। ठीक है। सु यूवेई ने कठोरता से अपना सिर हिलाया। वह एक जंग लगी कठपुतली की तरह थी, लेकिन उसकी शक्ति भट्टी अचानक एक ज्वाला की तरह फटने वाली हो गई। ऐसा हमेशा महसूस होता है जैसे कुछ फटने वाला है। आहा। सु यूवेई ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर अपना दिल ढक लिया, केवल इसी तरह वह अति उत्तेजना के कारण नीचे नहीं गिरेगी। चलो चले टिल्डा।
उसने जियाओ बाइलियन का हाथ पकड़ा और चमकदार रोशनी में चली गई। होनई चुपचाप उसके पीछे चली गई, उसकी नजरें उन दोनों आपस में जुड़ी हुई भुजाओं पर टिकी थीं। कहने को कुछ नहीं है, अब वह ईर्ष्यालु है। क्यों? ये स्पष्ट रूप से 3 लोगों की कहानी थी, लेकिन वह केवल सू यूवेई और सीनियर सिस्टर बाई को ही इसे पोस्ट करते हुए देख सकती थी। ये सचमुच अनुचित है। गुस्सा, क्रोध से उसके गाल फूलकर मुड़ गए और बिना हवा के ही उसका लाल कोट उड़ गया। वे तीनों करीब 15 मिनट तक पहाड़ की तलहटी में स्थित छोटे से कस्बे में घूमते रहे। सू यूवेई मूल रूप से खरीदारी जारी रखना चाहती थी, लेकिन जब उसने बाय लियान को नई गायन मंडली से परिचित कराया, तो एक दुर्घटना घट गई। ये गाना, स्प्रिंग फ्लावर नाइट, बहुत प्रसिद्ध है। सीनियर सिस्टर बाय, हम अंदर क्यों नहीं चलते? बात करते समय सू यूवेई दंग रह गई। उसके हाथ पर कोई कठोर चीज थी। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और पाया कि सीनियर सिस्टर बाई, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, पूरी तरह से उसके शरीर पर झुकी हुई थी। बड़ी बहन, सू यूवेई ने धीरे से पुकारा। शश, होंग यी ने तुरंत उसे रोक दिया। बड़ी बहन सो गई है। आवाज बहुत धीमी थी, सू यूवेई ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। फिर होंग यी ने कहा, वापस जाओ। सू यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह अभी वापस नहीं जाना चाहती थी, और सीनियर सिस्टर बाई ने कहा कि वह दूसरी सीनियर सिस्टर के लिए रात का खाना खरीदना चाहती है। तो फिर बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढो, होंग यी ने सुझाव दिया। सू यूवेई ने अपना सिर हिलाया। उनका गंतव्य जिंगमिंग पूल था, जहां बाय लियान और एन लेन युआन ये में जियोद होते थे। ये बहुत साफ था, लेकिन इस बार वे पूल में नहीं गए, बल्कि पास की पत्थर की दीवार पर बैठने के लिए एक साफ जगह ढूंढी। सू यूवेई के पैर बाहर लटक रहे थे, नर्म चांदनी के नीचे। बाय लियान, जो पहले से ही सो गई थी, उसके कंधे पर झुकी हुई थी। वह दूसरी ओर देखती है। सीनियर सिस्टर बाय उनसे केवल 1 इंच की दूरी पर थी। उसने देखा कि सीनियर सिस्टर बाय की आंखें कसकर बंद थीं, उनकी पतली पलकें समय समय पर कांप रही थीं। उसने देखा कि सीनियर सिस्टर बाय की त्वचा बर्फ और पाले की तरह गोरी थी, ऊपर से नीचे तक एक शीतल आभा बिखेर रही थी, जो कमजोरी और कोमलता को प्रकट कर रही थी। सीनियर सिस्टर बाय का ये रूप उससे बिल्कुल अलग है जो उसने पहले कभी देखा है। ऐसा लगता है कि उसने सीनियर सिस्टर बाय को पहली बार इस तरह देखा है। कैसे कहें, कुछ अजीब बात है। सू यूवेई की धारणा में सीनियर सिस्टर बाय एक ऐसा पहाड़ है जो कभी नहीं गिरेगा। लेकिन वह इतनी छोटी सी सीनियर सिस्टर बाय को बिल्कुल भी नापसंद नहीं करती थी। उसे केवल यही महसूस हुआ कि वह आनंद से भरी हुई है, जैसे कि शहद की चाशनी से भर गई हो। क्योंकि सीनियर सिस्टर बाय मुझ पर भरोसा करती हैं, इसलिए वह निश्चिंत होकर मेरे ऊपर सोएंगी। ये सोचकर सू यूवेई के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। वह फिर से अपना सिर घुमाकर सीनियर सिस्टर बाय के सोते हुए चेहरे को अचंभित भाव से देखने लगी। कुछ क्षण उसने अचानक पाया कि सीनियर सिस्टर बाय की आंखों के कोने में आसमान में एक तारे की तरह चमक उठा। यह इतना उज्जवल था कि यह उसके हृदय की गहराई तक पहुंच गया। इस क्षण एक अकथनीय धड़कन पैदा होती है। वो पीछा करना चाहती है, वह तलाशना चाहती है, वह ले जाना चाहती है। अंततः उसने अपनी सांस रोक ली, और फिर, जैसे उससे किसी परी देवता ने निर्देश दिया हो, उसने अपना सिर आगे की ओर झुकाया। इस प्रकार चेरी लाल होंठ बिना किसी संकोच के बाय लियान के गालों पर अंकित हो गए, और उस पर भी धमाका। उन दोनों की चेतना के सागर में एक विस्फोट गूंज उठा। सू यूवेई दंग रह गई, और दूसरी तरफ बैठा होंग यी भी दंग रह गया। ये गुरगुल गुरगुल। सू यूवेई असमंजस में थी। होंग यी ने तो अपनी आंखें भी घुमा ली और लगभग वहीं गिर पड़ी। मैंने सीनियर सिस्टर बाय को चुपके से चूमा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसने सीनियर सिस्टर बाय को जबरदस्ती चूमा। एप्सिलॉन इक्वल्स हैश ग्रेटर देन। होंग यी ने अपने हाथ ऊपर उठाए, सीनियर सिस्टर बाय की बेगुनाही का बचाव करने के लिए बल प्रयोग करने को तैयार। सौभाग्य से सू यूवेई समय रहते जाग गई। उसने जल्दी से अपना सिर पीछे झुकाया, और फिर अंधाधुंध तरीके से सफाई दी। मैं अभी अभी जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। हाँ, यह एक दुर्घटना थी। होंग यी की आंखें बड़ी और गोल थीं। दुष्ट प्राणी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? अगर तुम मेरी पीठ पीछे इस तरह की हरकतें करोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सीनियर सिस्टर बाय के सामने मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत करोगी, अगर मैं आज तुम्हें 2 घूंसे नहीं मारूंगा, तो मुझे यकीन नहीं होगा। सब खत्म हो गया। सू यूवेई घबरा गई। इस मौके के बाद सीनियर सिस्टर बाय जरूर जाग जाएंगी। अगर सीनियर सिस्टर बाय को पता चल जाए कि वह छिपकर हमला करने वाली है, तो उसे सीनियर सिस्टर बाय के सामने किस मुंह से मुंह मोड़ना होगा।
वो मर चुकी थी, वो मर रही थी। बंद करो, बंद करो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिस समय हुनई की मुट्ठी गिरने वाली थी, सु युवेई को अचानक एक उपाय सूझा। सच कहें तो वह सोचती है कि यह तरीका अविश्वसनीय है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, इसलिए वह जीवित घोड़े के डॉक्टर के रूप में ही मृत घोड़े का इलाज कर सकती है। इंतजार। सु युवेई ने खुद को कुछ समय देने के लिए एक हल्का सा घूंट लिया। फक फक करना। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 807। होंग यी ने उपहास किया और अपनी मुट्ठियां भींच ली। सु युवेई ने चाहे जो भी कहा हो, वह अपने दिल के गुस्से से छुटकारा नहीं पा सकी। उसे आज सु युवेई को थोड़ा सिखाना था। सच कहूं तो तुम्हें सीनियर सिस्टर बाई को भी चूमना चाहिए। ठीक है। होंग यी अचंभित रह गया। आपने अभी अभी क्या कहा? सु युवेई ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, जैसे कि उसने एक महान निर्णय लिया था। केवल सीनियर सिस्टर बाई के बाएं गाल पर एक बार, केवल एक बार, अगर यह बहुत ज्यादा हो तो बिल्कुल नहीं। हुनई का उठा हुआ हाथ नीचे गिर गया और उसने बेचैनी से अपना शरीर घुमाया। विषय मत बदलो। तुम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे माफ कर दूंगी? मैं तुमसे अलग हूं। मैं। सु युवेई ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, यदि आप कार्रवाई नहीं करेगी तो सीनियर सिस्टर बाई जाग सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत उचित लगता है, लेकिन मैं, अब जब आपने ये कह दिया है तो मुझे सज्जन होने का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सु युवेई ने अपनी आंखों के सामने केवल लाल छाया की एक झलक देखी, और जब वह होश में आई तो लाल कपड़े वाले होंठ पहले से ही सीनियर सिस्टर बाई के बाएं गाल से चिपके हुए थे। क्लिक करें। उंगलियों के चटकने की आवाज। लंबे समय के बाद सु युवेई का तनावग्रस्त शरीर अभी भी शिथिल हो गया था। वास्तव में वह समझ गई थी कि सीनियर सिस्टर बाई को बंद करना उसके लिए अकेले असंभव था। इसके अलावा हुनई और वह मूलतः एक ही व्यक्ति थे, तो फिर उसे ईर्ष्या किस बात की है? ठीक है, बाद में मैं अपनी दूसरी बड़ी बहन के लिए रात का खाना खरीदने जाऊंगी, और रात का खाना खरीदने के बाद मैं वापस क्योंगमिन पीक जा सकती हूँ। अरे क्या मैंने नहीं कहा था कि आप बस एक पल ले सकते हैं? सु युवेई ने अचानक अपना सिर घुमा लिया और होंग यी को गौर से देखने लगी। बहुत बुरा। ये समय अभी की तुलना में बहुत अधिक है। सु युवेई को गुस्सा आ गया। वह गुस्सा होते ही आगे बढ़ी और सीधे बायलियान के दाहिने गाल को चूम लिया। एक बाईं ओर और एक दाहिनी ओर। एक ठंडा और एक गर्म। एक दिल, दो प्यार। तब वसंत की हवा पूल के पास बह रही है। जिया चांद अंधेरी रात में नृत्य करता है। आकाश में फैले तारा बिंदु एक विशाल आकाशगंगा में विलीन हो गए, जो अंततः कहीं नहीं चली गई। इसी आकाश के नीचे भावना से अभिभूत एन लैन दर्जनों बार बिस्तर पर पलटी, उठी और गुफा के बाहर खुले स्थान पर चली गई। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपनी पांचों उंगलियां फैला दी। वह अपनी उंगलियों के बीच से केवल आसमान में लटकी हुई चमकती हुई जेड प्लेट देख पा रही थी। सांसें गिनने के बाद उसने अपना हाथ वापस ले लिया। मन को प्रशिक्षित करने के लिए हजारों कल्प, अर्थात मन को प्रशिक्षित करने के लिए 10,000 कल्प। एन लैन धीमी आवाज में यह वाक्य दोहराती रही। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी यह हालत हो जाएगी, क्योंकि उस कुतिया त्यानजुनहोनचिन ने 10,000 आपदाओं के मन शोधन विधि और ताई देव चक्र के साथ उसकी आत्मा को अरबों टुकड़ों में फाड़ दिया था। यदि वह इस बार संपूर्ण 10,000 क्लेश मन प्रशिक्षण तकनीक प्राप्त कर लेती है, तो अगली बार जब वह उस कुतिया से पुनः लड़ेगी तो वह वही गलतियां नहीं करेगी। कैरट बाय लियान सचमुच उसका भाग्यशाली सितारा है। जब बाय लियान बाहर से वापस आई तो उसने बाय लियान से बहुत प्यार किया होगा। एन लैन के बारे में सोचते हुए वह मुस्कुराए। आधी रात तक सु युवेई ने बाय लियान की मदद की, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, और उसे वापस क्योंगमिन चोटी पर ले गई। बड़ी बहन, ये है जियो जिनसे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। सु युवेई ने तुरंत समझाया, वरिष्ठ बहन बहुत थक गई है, वह मेरे साथ खरीदारी करते समय गलती से सो गई। अफसोस, मैं वास्तव में बेकार हूं। मैंने हमेशा वरिष्ठ बहन को अपने मामलों पर कड़ी मेहनत करने दी है। मैं इस भावना को समझता हूं। जियो जिनसे ने हाथ बढ़ाकर सु युवेई के कंधे को थपथपाया और सांत्वना देते हुए कहा, खुद को इतना दोष मत दो। ठीक है। सु आपने थोड़ा सिर हिलाया। जियो जिनसे ने फिर पूछा, कोई दुर्घटना नहीं हुई? दुर्घटना? क्या? नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। सु युवेई ने तुरंत जवाब दिया। उसने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए अपना सिर घुमा लिया, इस डर से कि जियो जिनसे ये देख लेगा कि उसने गुप्त रूप से सीनियर सिस्टर बाई के साथ कुछ बुरा किया है।
एक बार मामला उजागर हो जाने पर क्योंगमिन पीक में अवश्य ही एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। सौभाग्य से जियो जिनसे का पूरा ध्यान बाय लियान पर है और उसके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। पहले सीनियर सिस्टर बाय को उनके कमरे में वापस भेजो। कुआं। सु युजियाओजी ने चावल चोंच मारने की तरह सिर हिलाया। उन दोनों ने मिलकर बाय लियान को बिस्तर पर लेटा दिया। ये सब खत्म करने के बाद जियो जिनसे ने सु युवेई को एक साथ खाना खाने के लिए खींचने पर जोर दिया। उनका विचार बहुत सरल है, जब सीनियर सिस्टर बाय आसपास नहीं होती है तो वह क्योंगमिन पीक में सबसे बड़ी होती है। अब तीसरी कनिष्ठ बहन बेचैन हो जाती है, उसे तीसरी कनिष्ठ बहन को सांत्वना देने के लिए दूसरी बहन का आचरण दिखाना पड़ता है। भेजा मत खा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मेरे प्रति थोड़ा कठोर नहीं हो सकते? उसके मुंह में जो डाला गया वह स्पष्ट रूप से स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन सु युवेई को लगा कि वह सफेद नूडल्स चबा रहा है। ये चावल बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। वह खुद को एक बुरी औरत महसूस करने लगी थी। बाय लियान, जो क्योंगमिन चोटी पर वापस लौट आया, ने फिर से एक साधारण और नियमित जीवन जीना शुरू कर दिया। वह हर सुबह अपनी 5वीं छोटी बहन के साथ मुक्केबाजी का अभ्यास करती थी और दोपहर में बड़ी मात्रा में गोलियां और जड़ी बूटियां निगल जाती थी। अधूरे अमर सम्राट फूझू और जू लिंगेन के दोहरे बोनस के कारण वह पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करती है। बाय लियान ने मोटे तौर पर गणना की कि 7वें महीने के सहमत 12वें दिन तक उसकी साधना कम से कम देवताओं को रूपांतरित करने के चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगी। वास्तव में अंतर इतना बड़ा नहीं है। दाओ जिंगयुआन को परी दुनिया की परी किसने बनाया? भले ही उसकी ताकत कानून द्वारा सीमित हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उस समुद्री जानवर से कमतर नहीं होगा। उसके लिए एक देवता में परिवर्तन का चरण और नींव की स्थापना का चरण गर्म मुर्गियां थीं जिन्हें थप्पड़ मारकर मार दिया जा सकता था। लेकिन बाय लियान का इरादा दाओ जिंगुआन से लड़ने का नहीं था। वह अपनी ताकत वापस पाने के लिए उत्सुक थी, सिर्फ इसलिए कि इससे उसे सुरक्षा का एहसास होगा। समय इसी तरह चुपचाप बीतता गया। इस अवधि के दौरान लू वॉन्टोग को अंततः प्रमुख भाई से उत्तर प्राप्त हुआ। मैं बाय लियान के साथ एक समझौते पर पहुंच गया हूं, आपका मिशन समाप्त हो गया है। सब खत्म हो गया। जब लू वॉन्टोग ने ये शब्द देखे तो उसका लटका हुआ दिल अचानक शांत हो गया। अंत में वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके दिल में गहरी थकान छा गई। हाल ही में वह बहुत परेशान थी, खासकर यह सुनकर कि सु युवेई पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अनुभाग 808। वह डरती है। ये सब उसके द्वारा भेजी गई खबर के कारण हुआ। अगर सु युवेई को कुछ हो गया तो उसे सीनियर सिस्टर बाय का सामना करने के लिए क्या करना होगा? ये कहना हास्यास्पद है। उसके जैसे निकृष्ट व्यक्ति को सीनियर सिस्टर बाय की देखभाल मिल सकती है। सौभाग्य से अब ये सब समाप्त हो चुका है और प्रमुख भाई की ओर से मिली खबर उसके लिए धुंध में जलते प्रकाश स्तंभ की तरह है। वह निर्णय लेती है, जब सब कुछ तय हो जाएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से सीनियर सिस्टर बाय के सामने अपने पापों को स्वीकार करेगी। सीनियर सिस्टर बाय उसे किस तरह से सजा देंगी, उसे कोई परवाह नहीं है। भले ही बड़ी बहन बाय उसे मारना चाहती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेतृत्व करने वाले बड़े भाई ने उसे बताया कि उसके पिता की चोट ठीक हो गई है और उसके दिल में अब कोई पछतावा नहीं है। जब तक इससे सीनियर सिस्टर बाय को बेहतर महसूस हो सके। लू वॉन्टोग के मन में सीनियर सिस्टर बाय की उसकी देखभाल करने की छवि कौन थी? उसने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में वह हमेशा की तरह सीनियर सिस्टर बाय की रात्रि कक्षा में भाग लेने गई। वह हर समय मुस्कुराती रहती थी, जिससे सभी को लगता था कि वह सामान्य है। ये स्थिति तय समय 12 जुलाई तक जारी रही। शरद ऋतु के आरंभ में मौसम अभी भी गर्म है। डिक्सियनमेन पर्वत की तलहटी में जूनियर बहनों के एक समूह को अलविदा कहने के बाद बाय लियान सीधे मंडप में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पिछली बार दाओ जिंगयुआन से हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से उसने फिर भी एक क्लोन तैयार किया और फिर मुख्य शरीर को हजारों मील दूर छिपा दिया। जब अवतार गजेबो में पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी और पहाड़ों और खेतों के बीच कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल पक्षी ही समय समय पर उड़ते और गिरते दिखाई दे रहे थे। बाय लियान चुपचाप बैठा रहा। अमर साधक सदैव बहुत धैर्यवान होते हैं और वह कोई अपवाद नहीं है। लेकिन चीजें अभी भी बाय लियान की उम्मीदों से परे थीं। वह दोपहर से शाम तक इंतजार करती रही, फिर भी उसे दाओ जिंगयुआन नहीं दिखा। फिर उसने आधी रात तक इंतजार किया और दाओ जिंगयुआन सुबह तक नहीं दिखा।
इस अवधि के दौरान क्योंकि वह पहाड़ छोड़ने के लिए दाओ जिंगयुआन की टाइगर खेलने की चाल से चिंतित थी, उसने अपने गुरु से कई बार पूछा, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह ये था कि सब कुछ सुरक्षित है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के दिल में हल्की सी बेचैनी की भावना उभरी। वह 14 तारीख की सुबह तक इंतजार करती रही और अंततः उसे अफसोस के साथ वहां से जाने का निर्णय लेना पड़ा। दाओ जिंगयुआन को कुछ हुआ होगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। वह केवल इतना जानती थी कि दाओ जिंगयुआन रेतीले क्षेत्र में था, लेकिन रेतीला क्षेत्र इतना बड़ा था कि उसकी वर्तमान साधना के स्तर के साथ भी किसी को ढूंढना बेहद मुश्किल था। अध्याय 21 सबसे कोमल बाय लियान 6.5 के सु युवेई को पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वह नीरस लकड़ी नहीं है। यदि लेन देन ठीक रहा तो सीनियर सिस्टर बाय उसे 12 जुलाई को लेन देन स्थल पर ले जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने पूरे 2 दिन तक इंतजार किया, और वह केवल इस खबर का इंतजार कर रही थी कि सीनियर सिस्टर बाय ने उसकी सुरक्षा की सूचना दी है। हाँ, क्या दूसरा पक्ष पश्चाताप कर रहा है? सुबह की हल्की रोशनी घने जंगल के बीच कीचड़ भरी जमीन पर पड़ रही थी। सु युवेई और होनाई एक दूसरे के बगल में खड़े होकर बाय लियान को घबराहट से देख रहे थे, जो अभी अभी वुगोउ तलवार से कूदी थी। पिछले आधे महीने में बाय लियान का फिगर आखिरकार थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि उसे अपनी सामान्य अवस्था में लौटने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वह अभी से ही खड़े होकर थर्ड जूनियर सिस्टर के साथ ड्रॉ कर सकती है। बधाई हो। जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो बाय लियान की अच्छी नींव का लाभ सामने आया। यदि तीसरी कनिष्ठ बहन को मैं और मेरी आखिरी जिद कहा जाता है, तो बाय लियान का आचरण जब वह अपनी छाती को थोड़ा फुलाती है, तो ज्याओहे बस अपने तीखे कोनों को दिखाती है। उफ। कांपती हुई तीसरी जूनियर बहन को बहुत देर तक घूरने के बाद बाय लियान ने अपने दिल में चुपके से आह भरी। यह शायद भगवान की इच्छा है। इसे नायक होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो, ये नायक ही रहेगा। अब किसी और विषय पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। वह अपनी उदासी अपनी छोटी बहन को नहीं बता सकती। तब बाय लियान के चेहरे पर तुरंत एक तेज मुस्कान आ गई। वह अभिव्यक्ति अत्यंत स्वाभाविक है। यदि आप निकट भी जाएं तो आपको कोई दोष नजर नहीं आएगा। ये कहना होगा कि लियुली शिन के जाने का उन पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शायद इसलिए क्योंकि इस दौरान मैं मास्क के आकार का आदी हो गया था। उसके बाद भले ही मुखौटा उतार दिया गया हो, उसका चेहरा वापस नहीं बदला जा सकता था। कुल मिलाकर यह एक अच्छी बात है। चाहे वह कितनी भी डरपोक, काया, बदसूरत या कमीनी क्यों न हो, बाहरी लोगों की नजर में वह वही सीनियर सिस्टर बाय होनी चाहिए जो खतरे में भी शांत रहती है, पक्षपात या अपमान से विचलित नहीं होती, मानो दुनिया की हर चीज पर उसका नियंत्रण है। जिस तरह सिस्टम ने उसे बहुत सारे विशेष प्रभाव दिए, उसी तरह बाहरी लोगों ने भी उसे बहुत अधिक आभा दी। उन प्रभामंडलों के नाम वरिष्ठ बहन बाई, प्राकृतिक संत और सम्राट बाय लियान हैं, लेकिन उन्हें बाय लियान नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाय लियान बहुत साधारण है। यह उतना ही सामान्य है जितना कि शरद ऋतु की सुबह सुबह घास के पत्तों पर छिड़की हुई ओस। लेकिन आज की बाय लियान अब इन चीजों को अस्वीकार नहीं करती। प्रसिद्धि एक चाकू की तरह है। ये चाकू उसे स्वयं चोट पहुंचाएगा, लेकिन यह उसे मास्टर और जूनियर बहन को बचाने के मार्ग पर बेहतर ढंग से चलने में भी मदद कर सकता है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, मैं समझता हूं। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और तीसरी जूनियर बहन के चांदी जैसे बालों को धीरे से सहलाया। अब उसे पैर की उंगलियों पर चलने की जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराए और बोली, मैं यह नहीं कह सकती कि यह पश्चाताप है, हो सकता है कि उसके साथ कुछ हुआ हो। ठीक है। सु यू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने सोचा कि इस तरह से सीनियर सिस्टर बाय को अपना हाथ ज्यादा ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा। बदलाव न करना उसका नुकसान है, और यह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, कनिष्ठ बहन। भले ही तुम्हारे पास 10,000 क्लेशमन प्रशिक्षण विधि न हो, मेरा मानना है कि कनिष्ठ बहन, तुम अपने खुद के रास्ते से बाहर निकल सकती हो और एक स्वर्गीय आदरणीय बन सकती हो। मैं, सु युवेई ने तुरंत इनकार कर दिया, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। सीनियर सिस्टर बाय तो बस एक अमर सम्राट है। अगर उनके जैसी बदबूदार बहन स्वर्ग की देवी बन सकती है, तो क्या दुनिया में अराजकता नहीं होगी? बाय लियान निर्णीत भाव से मुस्कुराए। उसने तीसरी जूनियर बहन के साथ इस मामले पर गहराई से चर्चा करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि इससे तीसरी जूनियर बहन पर ही दबाव बढ़ेगा। वह बस बाईं ओर 2 कदम बढ़ी और होंग यी की आश्चर्यचकित आंखों के नीचे फिर से उसके सिर को सहलाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आह, अनुभव। होंग यी को ऐसा महसूस हुआ जैसे बाय लियान ने उसके नितंब पर प्रहार किया हो। उसकी छाती तुरंत ऊपर उठ गई, उसका पूरा शरीर एक पत्थर के खंभे की तरह खींच गया,
मानो जैसे ही वह आराम करेगा, उसे अपने बट पर एक सुई चुभोने का अनुभव होगा। चलो चलें, क्योंगमिंग चोटी पर वापस जाने का समय हो गया है। बाय लियान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसने चेसिंग युनझो को बाहर खींच लिया। सु युवेई ने जल्दी से चकित लाल कपड़े खींचे, घबराओ मत। मैंने इससे भी बुरे काम किए हैं और अब सीनियर सिस्टर बाय मुझे सिर्फ परेशान कर रही है, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ बोलना। होनाई ने सु युवेई का पीछा किया और बादलों का पीछा करने वाली नाव पर कूद गया। आध्यात्मिक शक्ति के उफान के साथ बादलों का पीछा करती नाव एक क्षण में सुबह के बादलों में कूद गई। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 809। यह कोई लंबी यात्रा नहीं है। इससे पहले कि बाय लियान को धीरे धीरे लुप्त हो रही सुबह की चमक का आनंद लेने का समय मिलता, पीछा करती हुई बादलों की नाव डुक्सियनमेन की संरचना को तोड़कर क्योंगमिंग चोटी के ऊपर से उड़ गई। अपना काम करो, ठीक है। सु युवेई ने अच्छा वादा किया, लेकिन अलविदा कहने के बाद वह तुरंत पीछे मुड़ी और सीनियर सिस्टर बाई के कमरे की पिछली खिड़की तक हल्के से चली गई। ये खिड़की कभी बंद नहीं होती थी, इसलिए जब तक वह थोड़ा आगे झुकती, वह सीनियर सिस्टर बाई के कमरे का पूरा नजारा देख सकती थी। तब उसने पाया कि सीनियर सिस्टर बाई बिस्तर पर बड़े करीने से लेटी हुई थी। सीनियर सिस्टर बाई ने अपने जूते, मोजे या कपड़े नहीं उतारे। रजाई को लकड़ी के बिस्तर के कोने में दीवार के सामने बड़े करीने से रखा गया है। जब हवा चलेगी तो खिड़की पर लटकी पवन घंटियां बजने लगेंगी। सु युवेई ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और अपनी नजर सीनियर सिस्टर बाई से हटाकर सामने की दीवार पर टंगे परिवार के चित्र पर लगा दी। पेंटिंग में सीनियर सिस्टर बाई, जिन्होंने एक अजीब पोशाक पहन रखी है, अपने हाथ में एक संकेतक पकड़े हुए हैं और दर्शकों में बैठे लोगों को गंभीरता से व्याख्यान दे रही हैं। डूबते सूरज की किरणें खिड़की के फ्रेम से डेस्कटॉप पर पड़ रही थी, जो वर्षों की शांति और उदासी को व्यक्त कर रही थी। सु युवेई उदास होकर चली गई। वह अपने कमरे में वापस नहीं गई, बल्कि पीछे पहाड़ पर स्थित ठंडे तालाब की ओर चली गई। मैं कब उपयोगी बनूंगी? उसने अपने पास तैरती लाल पोशाक से पूछा। रेड ने अपना सिर हिलाया। उसकी परिपक्वता केवल दुश्मन के प्रति उसकी क्रूरता में ही प्रतिबिंबित होती है, और वह इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाती। एप्सिलॉन इक्वल्स ओमाइक्रॉन बैकवोट। सु युवेई बिल्कुल भी उठ नहीं सका। हाल ही में उसने शायद ही कभी उन अजीब तस्वीरों को देखा हो। काफी समय बाद उसे भी लगा कि यह सब एक भ्रम था। पहले वह इस तरह की घटना से बहुत डरती थी, लेकिन अब उसके विचार थोड़े बदल गए हैं। यदि ऐसा करने से सीनियर सिस्टर बाई को अधिक आराम महसूस हो सकता है, तो इसे आजमाकर क्यों न देखा जाए। उसने जो तस्वीरें देखी, उनमें हमेशा दर्द भरा भाव नहीं दिखता था। ज्यादातर समय सीनियर सिस्टर बाई की तरह वह शर्मा जाती थी और खुशी से भरी आवाजें निकालती थी। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने पर सु युवेई अभी भी झिझक रही थी। कितना शर्मनाक। जब तक वह थोड़ी गहराई तक जाएगी, वह स्टीम गर्ल बन जाएगी। यदि वह सीनियर सिस्टर बाई के प्रति वास्तव में ईमानदार होती, तो सीनियर सिस्टर बाई के कोई कदम उठाने से पहले ही वह कीचड़ में तब्दील हो जाती। ऐसा ना करें। स्पष्ट रूप से कहें तो चीजें उस बिंदु तक विकसित ही नहीं हुई, और उसके पास सीनियर सिस्टर बाई से अपनी जरूरत की चीजें मांगने का साहस भी नहीं था। चलो कोई दूसरा रास्ता सोचते हैं। सु युवेई ने बड़बड़ाया। होंग यी ने संदेह से पूछा, अभी अभी तुमने क्या समाधान सोचा? अरे नहीं, कुछ नहीं। सु युवेई का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, इस डर से कि लाल कपड़े वाले कुछ असामान्य बात न देख ले। बहुत बुरा। वह इतनी बुरी नहीं हो सकती। होनाई की बहन के रूप में उसे एक उदाहरण स्थापित करना होगा और होनाई को सही रास्ते पर ले जाना होगा। हालांकि होंग यी अब सामान्य है, लेकिन एक बार जब वह रक्त से उत्तेजित होती है, तो वह तुरंत एक आश्चर्यजनक चुड़ैल में बदल सकती है जो हड्डियों के ढेर से बाहर निकलती है। यह अच्छा नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि होंग यी मर जाए। अनजाने में ही दोनों ठंडे कुंड के पास चले गए। सु युवेई स्तब्ध थी। यह माओशे के ठीक बाद का समय था और आम लोग अभी भी सो रहे थे। यहाँ तक कि अमर साधक भी इस समय इधर उधर नहीं भटकते और आमतौर पर ध्यान और अभ्यास कर रहे होते। लेकिन उसने लू वॉन्टोग को हंतान लकड़ी के घर के एक कोने में बैठा पाया। लड़की के सुंदर सफेद बाल उसके कंधों पर सहजता से गिरे हुए थे। उसने अपने घुटनों को अपने हाथों से जकड़ रखा था और उसकी ठोड़ी उसके घुटनों पर टिकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, लेकिन वे आंखें बेजान थीं, मानो वह सो रही हो। सु युवेई को लगा कि उसने एक बर्फ की मूर्ति देखी है।
सच कहें तो लू वॉन्टोग के बारे में अभी भी उसकी अच्छी धारणा है। क्योंकि लू वॉन्टोग और वह भी रेतीले क्षेत्र से आते हैं, उनके बालों का रंग एक जैसा है, और उनके पिछले अनुभव भी कुछ हद तक समान है। इसके अलावा सीनियर सिस्टर बाई ने उसे लू वॉन्टोग की अच्छी देखभाल करने के लिए भी कहा। जूनियर सिस्टर लू एक नवागंतुक है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वह थोड़ा सतर्क रहेंगी। उसका व्यक्तित्व जूनियर सिस्टर टोंग से अलग है। जूनियर सिस्टर टोंग एक परिचित है। वह थोड़ी अंतर्मुखी है। मैं यह नहीं कह सकती कि वह अंतर्मुखी है, शायद पारिवारिक कारणों से वह अपना दिल खोलने को तैयार नहीं है। उपरोक्त कारणों के आधार पर जब लू वॉन्टोग टोंग याओ के साथ क्योंगमिंग पीक पर अध्ययन कर रही थी, तो सू यूवेई ने उसकी अच्छी देखभाल की। इस बार भी वह कोई अपवाद नहीं है। वह तेजी से लू वॉन्टोग के पास गई, फिर आगे बढ़कर लू वॉन्टोग के कंधे को हल्के से हिलाया। जूनियर सिस्टर लू, जूनियर सिस्टर लू। ठीक है। लू वॉन्टोग का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखों के सामने धूसर धुंध तैर गई। वह लंबे समय से यहाँ बैठी हुई है, वह तब से यहाँ बैठी हुई है जब बायलियान ने क्योंगमिंग पीक छोड़ा था। वह इंतजार करती रही, 1 घंटे तक इंतजार करती रही, 1 दिन तक इंतजार करती रही, 2 दिन तक इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी बायलियान के वापस आने का इंतजार नहीं कर सकी। क्या सीनियर सिस्टर बाय को कोई दुर्घटना हुई? क्या ये तथाकथित लेनदेन एक जाल है? क्या ये सब उसकी गलती थी? हजारों उदासी के ढेर से लू वॉन्टोग ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, और लंबे इंतजार ने उसके अस्तव्यस्त दिल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वह लगातार एक अथाह काले गड्ढे में गिरने लगी। वहां न तो समय है, न ही स्थान, केवल शीतलता है जो हड्डियों की मज्जा में प्रवेश करती है। सौभाग्यवश इस प्रक्रिया की शुरुआत में ही उसने बाहर से किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। लू वॉन्टोग हताश होकर रेंगते हुए बाहर निकला, मानो उसने कोई जीवन रक्षक तिनका पकड़ रखा हो। 1 सा 2 बार, अंततः उसे प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी ओर कूद पड़ी। बूम! एक विशाल सफेद दुनिया से गुजरने के बाद लू वॉन्टोग ने पाया कि उसकी आंखों को ढकने वाला धूसर कोहरा गायब हो गया था, और वह अंततः स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसकी आंखों के सामने क्या था। वह है वरिष्ठ बहन सू। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर लड़खड़ाते हुए पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? सू यूवेई ने समझाया, मैं अभी सीनियर सिस्टर बाई के साथ बाहर से वापस आई हूँ, लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? और आपका मन विचलित है, क्या आपके पिता के साथ कुछ गड़बड़ है? उसने सवाल पूछने के लिए नर्म लहजे का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसे डर था कि वह गलती से लू वॉन्टोग को उत्तेजित कर देगी। वरिष्ठ बहन बाई। लू वॉन्टोग को केवल नाम की परवाह थी। उसने सू यूवेई की आस्तीन पकड़ ली। वरिष्ठ बहन सू, वरिष्ठ बहन बाई, क्या वह ठीक है? सू यूवेई ने अपना सिर हिलाया, बेशक सीनियर सिस्टर बाई ठीक होंगी। उन्होंने बताया कि यह सौदा कैसे असफल हुआ। बात करते समय उसे अचानक लगा कि वह लू वॉन्टोग के साथ इस बारे में चर्चा कर सकती है। लेकिन उससे पहले उसने लू वॉन्टोग से फिर पूछा, क्या तुम वाकई परेशानी में नहीं हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि हम एक ही संप्रदाय की बहनें हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 810। मैं लू वॉन्टोग ने चुपके से अपने होंठ काटे। उसके लिए अपनी वर्तमान मनोदशा का वर्णन करना कठिन है, और अधिक उपयुक्त विशेषण संभवतः यातनाक है। जितना अधिक वह इस कोमलता में डूबती गई, उतना ही वह तलवारों के पहाड़ के करीब महसूस करने लगी। एक ठीक-ठाक खेती का आधार उसे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था। उसके पैरों में पहले से ही खून के छर्रे लगे हुए थे, और उसका दिल भी खतरे में था। मैं सचमुच ठीक हूँ, लू वॉन्टोग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या सचमुच सब ठीक है? सू यूवेई ने फिर विषय की ओर रुख किया। हाल ही में सीनियर सिस्टर बाय मेरे मामलों पर कड़ी मेहनत कर रही हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सीनियर सिस्टर बाय को खुश करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। इतना ही। लू वॉन्टोग ने अपना सिर नीचे कर लिया। यह एकमात्र स्थान है जहां वह अपने शरीर के दर्द को थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा प्रयास कर सकती है ना? इस विचार के आधार पर कि थोड़ा प्रयास भी थोड़ा प्रयास ही होता है, उसने सू यूवेई को सलाह देना शुरू किया। वरिष्ठ बहन बाई के लिए उपहार तैयार करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या महीने के अंत में गीले कपड़ों का त्योहार नहीं होता? यह अफसोस की बात है कि यह त्योहार बहुत भव्य नहीं है। रेतीले क्षेत्र में इसे करना आसान होगा। दामिंग राजा बलिदान साल का सबसे भव्य त्योहार है। उपहार तैयार करते समय सीनियर सिस्टर बाई को बताना सबसे अच्छा नहीं है, ताकि इसे एक आश्चर्य माना जा सके। सू यूवेई ने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो मुझे क्या उपहार तैयार करना चाहिए?
लू वॉन्टोग गहरी सोच में पड़ गया, यह एक अच्छा निर्णय नहीं है। 14 जुलाई की सुबह लू वॉन्टोग और सू यूवेई ने सूरज चढ़ने तक बातचीत की और फिर हार मान ली। उसका मूड बहुत बेहतर हो गया। दिन के समय वह डेक्सियन गेट के आसपास टहलती थी, क्योंकि डेक्सियन गेट बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वह केवल उन प्रसिद्ध स्थानों को ही चुन सकती थी। उस रात वह किंग्यू पीक स्थित अपने कमरे में वापस लौटी। खिड़की से आती चांदनी का सामना करते हुए उसने प्राचीन मिंगजोऊ के दामिंग राजा को सबसे सरल शिष्टाचार के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। लू वाटो को वे कहानियां याद आई जो उसके पिता उसे बचपन में सुनाते थे। बहुत समय पहले मिंगजोऊ समुद्र के किनारे स्थित 13 राज्यों में से एक था। ये वह समय था जब संसार की स्थापना हुई थी और पूरा संसार भयानक राक्षसों और भूतों से भरा हुआ था। वहां एक हरा चेहरा और नुकीले दांतों वाला भूत है जो सैकड़ों फीट लंबा है। वहां खून के प्यासे जहरीले कीड़े हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। नदी की तलहटी में खूंखार मछलियां छिपी हुई हैं जो राहगीरों पर घात लगाती हैं। तो फिर वे भयानक राक्षस कहां चले गए? वे सभी राजा डैमिंग से हार गए थे। राजा डैमिंग दुनिया के सबसे बहादुर, सबसे निडर और सबसे धर्मी व्यक्ति हैं। जब सभी लोग डर के मारे घर में छिप गए, तब राजा डैमिंग एक मशाल लेकर जंगल में चले गए। वह बुरी आत्माओं को मारता है, जहरीले कीड़ों को जलाता है और खूंखार मछलियों से लड़ता है। इसके लिए उन्होंने अपना दाहिना हाथ, आंखें और बायां पैर दे दिया। राजा डैमिंग दुनिया के सबसे सज्जन व्यक्ति हैं। वह अपने थके हुए शरीर को घसीटता हुआ अपने गृहनगर वापस आ गया। हालांकि वह अब दौड़ नहीं सकता था, फिर भी उसने दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सिखाया कि भूत प्रेतों और राक्षसों से भरी इस दुनिया में कैसे जीवित रहा जाए। जब एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, तो लोगों के समूह को मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा डैमिंग का निधन हुआ, तो नीला पक्षी भी उन्हें विदा करने आया था। हम इस दुनिया में मुस्कुराते हुए रह सकते हैं क्योंकि अनगिनत बहादुर लोगों ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। लू वॉन्टोग को याद आया कि उस समय उनका जवाब बहुत भोला था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसकी मुस्कान में कोई अशुद्धता नहीं थी। तब तो वह घोंसला भी राजा डैमिंग जितना शक्तिशाली हो जाएगा। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तब तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं एक मूर्ख था। लू वॉन्टोग ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। डैमिंग किंग अद्वितीय डैमिंग किंग है, उसके जैसा कोई व्यक्ति डैमिंग किंग को कैसे पकड़ सकता है? ऐसा करना असंभव है। लू वॉन्टोग ने कलम रख दी और शब्दों से भरे कागज को दोनों हाथों से पकड़ लिया। परीक्षण करना। जब तक कागज पर लगी स्याही सूख नहीं गई, उसने कागज को सावधानी से नहीं मोड़ा। ऑर्गन बर्ड, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। लू वॉन्टोग ने मेज के कोने पर पड़े ऑर्गन बर्ड को थपथपाया। उसने ऑर्गन बर्ड के पेट में कागज ठूंस दिया, फिर अपनी तलवार उठाए और उठकर डेक्सियन गेट से बाहर चली गई। 14 जुलाई अभी खत्म नहीं हुआ था और वह रुककर आराम नहीं कर सकती थी। अगला पड़ाव गुआंगटोक मेन स्टेशन। हालांकि रात काफी हो चुकी है, फिर भी यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक किसान के रूप में देर तक जागना सामान्य बात है। ये 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। लू वॉन्टोग ने निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को फैलाया और उन्हें हमेशा की तरह काउंटर पर रख दिया। काउंटर के पीछे खड़ा वेटर मुस्कुराया और उसे रास्ता दिखाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। कृपया। लू वॉन्टोग भी मुस्कुराया। वह लंबे समय से इस तरह की बात से परिचित है। ये तथाकथित प्रवीणता है जो लोगों को व्यथित महसूस कराती है। उन्होंने सार्वजनिक संचार की जेड पर्ची उठाए और उसमें पहले से लिखे शब्द आगे बढ़ा दिए। 1/4 घंटे में लू वॉन्टोग ने एक जेड पर्ची पकड़ी और वेटर के पास गया। अगर आप सीनियर सिस्टर बाय को देखें, तो क्या आप इसे मेरे लिए सीनियर सिस्टर बाय को सौंप सकते हैं? अरे! वेटर दंग रह गया और फिर जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति सीनियर सिस्टर बाय से कैसे बात कर सकता है? शायद ये कहा जा सकता है। आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। लू वॉन्टोग ने और अधिक आत्मिक पत्थर निकाले। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो फिर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। 14 जुलाई को 3/4 दिन हो जाएंगे। यह आखिरी बार था जब वेटर ने लू लड़की को देखा था। सज्जन व्यक्ति। उसने स्टेशन के बाहर अंधेरी रात को देखा। सुबह के समय आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं, जो छतों पर गिर रही थीं और तेज आवाज कर रही थीं। शरद ऋतु की इस शुरुआती बारिश ने पुरानी गर्मी को दूर कर दिया और सोए हुए बायलियान को भी उसके सपने से बाहर खींच लिया। क्या? बायलियान ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी और बिस्तर से उठ बैठा। आप कैसे वर्णन करेंगे कि अब वह कैसा महसूस कर रही है? बहुत आसान है।
इस अनुभूति से आत्मा से लेकर शरीर की विश्राम तक सारी थकान दूर हो जाती है। बाय लियान ने नीचे देखा, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे रजाई से ढक दिया गया, और उसे कमरे में हल्की सुगंध महसूस हुई। समझा, यह मास्टर है, यह मास्टर की शारीरिक सुगंध है। हा 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 हा। बाय लियान अचानक बिस्तर से उछल पड़ी, जलने लगी, उसे लगा कि वह लड़ना जारी रख सकती है। इस अध्याय का अंत। TOC